वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट थर्ड। ठीक है, जो मेरी ये पार्ट थर्ड है, पार्ट वन पार्ट टू मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेंडलिज्म, इनहेरिटेंस, सेक्स, ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और जैसे क्वेश्चंस भी, जैसे हमने अपनी पहले वीडियोस में जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था बिल्कुल फ़नी वे में, ट्रिकी वे में, वैसे ही इस बारे में भी हम क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, ठीक है, तो हम अपनी थर्ड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट सेशन में बताना कि आज के सेशन में मज़ा आया, मतलब सब कुछ समझ आया। ओके, लेट स्टार्ट नॉन मेंडलिज्म इनहेरिटेंस। जो सबसे पहली चीज़ आती है इसमें नॉन मेंडलिज्म इनहेरिटेंस में, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब नाम से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की बात करें तो फ्लावर्स कलर इन स्नैपड्रैगन। ठीक है, ठीक है, फ्लावर्स कलर इन फ्लोरोक्लॉक। ठीक है, ये मतलब क्या होता है कि इसमें जो इनके जो एलील्स होते हैं, जो इनके जो पेयरिंग होती है इनकी, वो पूरी तरीके से डोमिनेंट वाली नहीं होती है। ठीक है, आधी डोमिनेंट वाली होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फॉर एग्जांपल देखो, फ्लावर कलर इन एट्रियम मैगजेंस, मतलब कि ड्रैगन स्पैस जो स्नैपड्रैगन होती है उसमें कलर कौन कौन से होते हैं, एक रेड एक वाइट, ये होता है, ये होता है। ठीक है, फिर देखो अगर हम यहाँ पे इन दोनों की क्रॉसिंग करा दें, रेड और वाइट की, तो हमें क्या मिलेगा, पिंक कलर का फ्लावर मिलेगा, जो क्या होगा, हमारी F1 जनरेशन होगी हमारी। उसके बाद जब हम पुन्नेट स्क्वायर बना के इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, F2। ठीक है, ये F2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर इसके रेशियोज़ हम फाइंड कर लेंगे। तो देखो सेम चीज़ वही है जो हमने अभी तक जितनी भी पढ़ी है, बस नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। इनकम्प्लीट मतलब क्या हो गया इसमें कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कि ये हो गया कि जो चीज़ हमें F1 जनरेशन में मिल रही है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, वो आधी डोमिनेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेड है, ये वाइट है। ठीक है, तो ये फ्लावर का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो हमें किस कलर का मिला, पिंक कलर का हुआ। जब हमने इसको पुन्नेट स्क्वायर में बताया, देखो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे, जब हमने इसका पुन्नेट स्क्वायर बनाया तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियोज़ निकालेंगे। ठीक है, रेशियोज़ हमने निकाले क्योंकि सभी चीज़ों में क्या होता है, रेशियोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, रेड पिंक वाइट। ठीक है, रेड पिंक वाइट। तो देख लो यहाँ पे फिनोटिपिक जो फिजिकली हमें एक्सप्रेस्ड हो रही हैं चीज़ें, एक रेड का है, दो पिंक के, एक वाइट का, तो हमारा रेशियो 1:1, ये रेशियो होगा। हाँ देखो यही रेशियो है, वेरी गुड, सही कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ऐसे ही देखो जीनोटिपिक रेशियो, देखो जीनोटिपिक रेशियो भी सेम होगा, आर और आर, ये देखो ये कितनी बार मिल रहा है, एक आर है, एक ये दो बार ये है, दो बार ये है, एक बार ये है। ठीक है, तो इसका रेशियो भी सेम होगा जो फिनोटिपिक का रेशियो था। ठीक है, तो यही थे फिनोटिपिक रेशियो, क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, बाकी अगर हम अपनी पिछली वाली हाइब्रिडाइजेशन उसमें देखें तो क्या था, हमारे जो भी रेशियोज़ थे वो क्या थे, कम्प्लीटली मतलब आइडेंटिकल नहीं थे, डिफरेंट थे। ठीक है, पर इसमें क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, पूरा डोमिनेंट नहीं है, इस वजह से इनके रेशियोज़ क्या है, सेम है। ठीक है, और इनको अगर मतलब कि अलग अलग नेम से हम जानते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, तीन तरीके से नेम से जानते हैं, एक ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, मोज़ाइक इनहेरिटेंस एंड इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। ये इसके 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट नेम है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs कि वो इनकम्प्लीट के जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसके अलग अलग नेम बताइए। ठीक है, अलग अलग, जैसे ब्लेंडिंग है, मोज़ाइक है, इंटरमीडिएट है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर कुछ भी डाउट हो, कहीं पे भी अगर रेशियोज़ नहीं समझ आ रहे हो, कुछ भी। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल एलीलिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे अगर हमने अभी पढ़ा था कि एलील जो होते हैं वो 1 पेयर्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रीड करके जानते हैं, हम खुद जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेचुरली ईच जीन हैज़ 2 एलील्स। ठीक है, तो जो एक एक जीन होता है उसमें कितने एलील्स होते हैं, 2 होते हैं, ये तो हमें पता ही है। ठीक है,
one is dominant and the other is recessive, but some genes have more than two alleles. Such genes are called multiple। देखो एक ये जैसे जीन है हमारे पास, ठीक है, ये एक जीन है, तो इसमें जो एलील्स के पेयर होंगे वो कितने होंगे, एक ही होगा, दो ही होंगे, ठीक है, दो एलील्स प्रेजेंट होंगे, मतलब एक पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। बस कुछ में क्या होता है कि मतलब एलील तो मतलब जीन्स तो क्या है, एक ही है, बट क्या है वहाँ पे एक पेयर से ज़्यादा एलील्स क्या है, प्रेजेंट हैं, ठीक है, मतलब कि दो प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। बस इसी गड़बड़ को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलेलिक, ठीक है, जीन, एंड देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टीपल एलिज्म, ठीक है। जो ये होता है गड़बड़ सी चीज़, उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल एलीक, ठीक है, और इसके इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिज्म, ठीक है। इज दैट जीन डिटरमाइनिंग ह्यूमन ब्लड GRP, मतलब ठीक है, जो जीन होता है वो हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, ये कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, कौन से कैरेक्टर क्या करेंगे, ठीक है, ये कैरेक्टर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कोई भी आने वाली जनरेशन जो होगी, टॉल होगी, ड्रॉफ होगी, काली होगी, गोरी होगी, वो सारी जीन में डिटरमाइन होती है। वैसे ही जीन्स में ये इस चीज़ की वजह से क्या होता है, ABO, मतलब ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप इज़ ड्यू टू अ स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीनिंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBCs, ठीक है। ये RBCs के रेड ब्लड सेल्स हैं, इनमें इनके सरफेसेस पे क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीनिन, ठीक है, इनकी सरफेसेस पे यही प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीनिन, ठीक है। द जीन डिटरमाइन इट हैज़ 3 एलील्स, ठीक है, जैसे कि टॉल के लिए T था, उसके लिए स्मॉल T, ड्रॉफ के लिए स्मॉल T था, वैसे ही ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए 3 एलील्स होती हैं। एक आई को हम जीन से डिनोट करते हैं, जीन को किससे डिनोट करते हैं, आई से, कैपिटल आई से, ठीक है। जब यहाँ पे इसके ऊपर A लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, A, ठीक है, B लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, B ब्लड ग्रुप, ठीक है। और मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं लगा है, स्मॉल आई दी है तो क्या हो जाएगा, ये O है, ठीक है। ये क्या करता है, नो, इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ये क्या होता है, रिसेसिव होता है, बाकी AB क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इसमें जो एलील है वो डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव है, उसी के बेसिस पे अभी हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि लोगों का ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है। कहाँ डिटरमाइन होता है, जीन में, जीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। A लगा देंगे तो पता चलेगा कि A की एंटीजन बॉडी वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, A डोमिनेंट है, B भी डोमिनेंट है, B की एंटीजन बॉडी वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अगर कैपिटल स्मॉल I से लिखेंगे तो वहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, वो क्या है, रिसेसिव है। देखो इसको हम वही सेम वे में करेंगे, 3 है हमारे पास, 3 एलील्स हैं, तो तीनों को ऐसे लिखेंगे, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, उसकी क्रॉसिंग कराएंगे, ठीक है, क्रॉसिंग कराएंगे। क्रॉसिंग कराने के बाद देखो हमें क्या मिलता है, देखो एंटीजन हमारे पास कौन कौन सी हैं, A, B और AB दोनों, क्योंकि AB दोनों भी ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। और फिर नन, मतलब 0, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल I से, ठीक है। तो ये है, जैसे ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप B है, ब्लड ग्रुप A B दोनों अगर एंटीजन बॉडीज प्रेजेंट हैं तो क्या होगी, दोनों ब्लड ग्रुप होगी, ठीक है। पॉसिबल, अब फिर देखो नन है तो 0, पता है हमें कि O है ये। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे हमारे पास, जब हमने इसकी क्रॉसिंग कराई थी तो हमें ये सारे आउटकम्स मिले थे, ये मिले थे, देखो ऊपर देखो, ये मिले थे। जब A की क्रॉसिंग हुई तो हमें ये मिला, वही चीज़ हमने सामने लिखी नहीं लिखी, लिख दी ना, बस। पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास इतने हैं, जीनोटाइप इतना है, और एंटीबॉडीज़ यहाँ पे कैसी प्रेजेंट है, जो चीज़ डोमिनेंट होगी उसी की तो एंटीबॉडी ज़्यादा है ना, ठीक है। तो देखो ये अब आप कहोगे कि AB तो दोनों डोमिनेंट है, फिर कैसे, ठीक है। तो AB दोनों डोमिनेंट है तो यहाँ कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई रिसेसिव ही नहीं है, किसी को दवाई नहीं पाएगा, वो कहेगा मैं शक्तिशाली, तो वो कहेगा मैं शक्तिशाली, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, अगर वो के साथ आप क्रॉसिंग कराओ किसी की, वो तो रिसेसिव है, वो तो पहले ही सप्रेस कर जाएगा, इसलिए जिसका बस चलेगा वो उसकी जगह ले लेगा, इसलिए यहाँ पे दोनों AB और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो दोनों प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो देखो इन ब्लड ग्रुप AB बोथ द एलील्स
ए एंड बी आर एक्सप्रेसिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो देखो ए और बी में क्या होता है, ए और बी ब्लड ग्रुप है तो पता है कि एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, ए की भी प्रेजेंट होगी बी की भी प्रेजेंट होगी और दोनों डोमिनेंट हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, ए ऐसे ही ए लगातार एक्सप्रेस होती रहती है, बस इसी को क्या कहते हैं हम, को डोमिनेंस। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, को डोमिनेंस। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको ये जो मल्टीपल एलीलिज्म है इसको ये नहीं लिखा होगा, एनसीईआरटी में टॉपिक होगा को डोमिनेंस। ठीक है, आप अपनी बुक उठाओ और देखो। ठीक है, को डोमिनेंस लिखा है, मल्टीपल नहीं लिखा है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ लेके आई हूँ। और ये किसके अंदर आता है, ये किसके अंदर आता है, अभी हमने टॉपिक पढ़ा था ना, किसके आता है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, ये इन सब के अंदर आता है। आई होप ये ब्लड ग्रुपिंग का जितना भी अच्छे से मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ए डोमिनेंट होता है, बी डोमिनेंट होता है, ओ क्या होता है, रिसेसिव होता है। ओ को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हाँ समझ में आया। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लियोट्रॉफी के बारे में। ठीक है, प्लियोट्रॉफी के बारे में। ठीक है, तो ये होता क्या है और इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक मेरे सेशन में मज़ा आया, समझ आया, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ठीक है, मुझे कमेंट सेशन में बताना। ठीक है, प्लियोट्रॉफी क्या होता है, अभी हमने को डोमिनेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें कि एक जीन के अंदर क्या होते हैं, दो से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसमें क्या हो जाता है, को डोमिनेंस हो जाता है। उस फिना को हम क्या बोलते हैं, मल्टी एलेलिज्म। ठीक है, अब क्या होता है प्लेयोट्रॉफी में, नॉर्मली अ जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल कैरेक्टर। हाँ, हमें पता है कि एक जीन के अंदर, एक जीन है हमारा, इसके अंदर एक कैरेक्टर होगा क्योंकि इसमें एक एलील प्रेजेंट है। ठीक है, एक एलील प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक जीन के अंदर क्या होता है कि एक कैरेक्टर नहीं, एक से ज़्यादा कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन में क्या होता है कि एक कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता, बहुत सारे कैरेक्टर ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ जीन जो होते हैं ना वो एक कैरेक्टर से ज़्यादा क्या रखते हैं, एक कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कराते हैं, शो कराते हैं। उसी फिनोमेना को कहते हैं प्लियोट्रॉफी। आई होप मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। और इसको हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं, ट्रॉपिक भी कह सकते हैं। अगर हम एग्जांपल में देखें तो सिंगल सेल अनीमिया, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने सुना ही होगा सिंगल सेल अनीमिया का। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। नॉर्मली अ जीन इज, अगर आपको लिखने में आ जाता है बोर्ड्स में तो आप कैसे लिखोगे, नॉर्मली अ जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग ऑफ सिंगल कैरेक्टर बट सम जीन्स कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर्स ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन एंड फिनोमेना इज नोन एज प्लियोट्रॉपिज्म या प्लियोट्रॉफी। ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नाउ हम इसका एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है, सिंगल सेल अमीनिया। ठीक है, अनीमिया पता है ना, जो ब्लड की कमी की वजह से होता है हमें। ठीक है, तो अब देखते हो उसमें क्या क्या होता है। ड्यू टू अ रिसेसिव जीन डिफेक्ट अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो एक रिसेसिव जीन प्रेजेंट होता है और वो भी क्या होता है, डिफेक्ट अब नॉर्मल, मतलब कि डिफेक्टेड होता है। ठीक है, डोमिनेंट जीन नहीं होता, रिसेसिव जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन को क्या करता है, जो जैसे गंदा खून या फिर ऐसे सब कह सकते हैं ना, वो प्रोड्यूस्ड करता है। ये किसकी वजह से आता है, किस में आता है, सिंगल सेल अनीमिया में आता है। ठीक है, तो सेकेंड क्या है, द RBCs विच कैन नॉट अब नॉर्मल कॉन्टेंट अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बिकम सिंगल शिफ्ट एंड लॉस एबिलिटी टू ट्रांसफर O2। ठीक है, मतलब कि देखो यहाँ पे देखो जो RBCs होती हैं, जो मतलब उनके वो जो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन किसकी वजह से बनता है, एक तो रिसेसिव जीन डिफेक्ट होने की वजह से अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है ना, ब्लड जो है ना वो प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो RBCs क्या होता है, जिस RBCs के अंदर, जिस रेड ब्लड सेल के अंदर अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, सिंगल सेल्ड हो जाती है। सिंगल सेल्ड की शेप सिंगल शेप्ड में आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या कराती है, वो क्या कर देती है, वो O2 को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या कर देती है, खो देती है।
ठीक है, दूसरा रीज़न ये है। तीसरा क्या है, सिंगल सेल आरबीसीज प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट मलेरिया बिकॉज प्लाज्मोडियम कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन सिंगल सेल्ड आरबीसीज। ठीक है, जो सिंगल सेल्ड आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज को कैसे पहचानेंगे, जिनमें अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या करती है, वो रेजिस्टेंस अगेंस्ट मलेरिया, ठीक है, वो मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी को प्रोड्यूस करती है। बिकॉज प्लाज्मोडियम, किसकी वजह से हमें मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से, कैन नॉट कंप्लीट इज लाइफ इन सिंगल शिफ्ट आरबीसीज। क्योंकि जो आरबीसी, जब हमें पता है कि आरबीसी है, एक कोई भी रेड ब्लड सेल है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो गया, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो गया, क्योंकि रिसेसिव जीन डिफेक्ट वाला वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट था, जिसकी वजह से ये सिंगल सेल्ड में आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा कि जो प्लाज्मोडियम होगा ना, वो खुद की लाइफ को आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है, मलेरिया नहीं होता है, रेजिस्टेंट अगेंस्ट मलेरिया। ठीक है, ये थे इसके 3 कारण। और इसकी वजह से क्या है, एक प्लाज्मोटॉपी की वजह से क्या है, एक हमने एग्जाम्पल पढ़ा, सिंगल सेल अमेनिया का एग्जाम्पल पढ़ा। ठीक है, उसकी हमने देखा कि उससे क्या क्या होता है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ों से हमें प्रॉफिट होता है, और कैसे वो क्या हमें हार्म भी करती है। ठीक है, तो ये कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, एक तो रिसेसिव जीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को क्या कराता है, प्रोड्यूस्ड कराता है। सेकेंड क्या होता है, जब उसके अंदर आरबीसीज के अंदर जब ये अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आ जाता है, तो वो क्या हो जाती है, अपना शेप चेंज कर देते हैं, सिंगल शेप्ड की हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो O2 को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा इसका एक बेनिफिशियल पॉइंट है कि अगर आरबीसी अंदर है, ठीक है, आरबीसीज इसके अंदर है, ठीक है, मतलब कि आरबीसीज के अंदर अब नॉर्मल वो सिंगल सेल्ड प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वहाँ पे ये अपना शेप चेंज करेगा, हमने जैसे पढ़ा था, तो ये क्या कर देगा, अपना शेप चेंज कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ को प्रोसीड नहीं कर पाएगा, वहीं पे डेथ कर जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट मलेरिया। ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, प्लायोट्रॉफी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्या होता है, जैसे एक जीन के अंदर एक कैरेक्टर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट कुछ अबनॉर्मल जीन्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिसमें जीन्स में क्या होता है कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, तो बस उसी अबनॉर्मलिटी को क्या कहते हैं हम, प्लायोट्रॉफी। ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं फेनल कीटोन्यूरिया के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, PKU। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको इससे भी डिनोट करते हैं, बाकी इसकी फुल फॉर्म क्या है, फेनल कीटोन्यूरिया। देखो, फेनल कीटोन्यूरिया। ओके, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो, तब ये वर्ड ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, वो जल्दी से पढ़ लेते हैं। Due to a defective gene on 12th chromosomes, which is responsible of formation of enzyme phenylalanine hydroxylase। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नाउ हम बात करने जा रहे हैं फेनल कीटोन्यूरिया के बारे में, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, PKU। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इससे डिनोट करते हैं। फेनल कीटोन्यूरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, डिफेक्टिव जीन जो होता है उसके अंदर 12th क्रोमोसोम्स तो हमने पढ़े ही है ना, उसमें जो 12th नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, उस एंजाइम का नाम ये है। ठीक है, तो एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, बट बिकॉज ऑफ इस डिफेक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ इस डिफेक्शन, ठीक है, तो क्या करता है, वो इस एंजाइम को प्रोड्यूस्ड नहीं करता है। ठीक है, तो इसको प्रोड्यूस्ड नहीं करता है, मतलब एंजाइम को अमीनो एसिड भी बोलते हैं। अमीनो एसिड क्या होता है, जैसे ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता, फेनिलैलानाइन हाइड्रोक्सिलेज को क्या करता है, ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, अमीनो एसिड जो है ना, मतलब कि इस एंजाइम को ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अमीनो एसिड होता है ना, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता हमारे लीवर में। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमें मेंटल रिटार्डेशन एंड फिजिकल डिफॉर्मेशन होने लगती है। ठीक है, तो इसका मेन रोल क्या होता है, ठीक है, इसका देखो मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो फेनल
कीटो न्यूरो का क्या होता है, देखो ये हमारे पास बहुत सारे 42 ये इतने क्रोमोसोम्स होते हैं, हम जैसे सभी जानते हैं, ठीक है। तो उसमें जो 12th नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है ना, वो क्या कर जाता है, डिफेक्ट कर जाता है, उसके अंदर डिफेक्ट हो गया, ठीक है, मान लो डिफेक्ट हो गया, ठीक है। तो वो इस नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है ना, वो क्या करता है कि एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो अब नॉर्मल होता है वो तो प्रोड्यूस करता है, जो अब नॉर्मल डिफेक्टिव होता है वो एक एंजाइम जिसको हम अमीनो एसिड भी मतलब कि फिनाइलैलानाइन हाइड्रोक्सिलेज को क्या करता है, प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड होता है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। हमारे ये सारी कहाँ हो रही होती है, लीवर में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सारी जो प्रोसेस है कन्वर्जन है वो कहाँ हो रही है, हमारी बॉडी में लीवर में हो रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होने लगती है, मेंटल रिटार्डेशन एंड फिजिकल डिफॉर्मेशन होने लगती है, ठीक है। ये सारी हमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और एक और प्रॉब्लम होने लगती है जिनके अंदर क्या होता है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ट्रिप्सिन, जिनके अंदर ट्रिप्सिन होता ही नहीं है, देयर इज अ रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंट। ट्रिप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट मेलानिन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होने लगता है कि ट्रिप्सिन जो होता है ना, वो ट्रिप्सिन जो होता है वो कुछ लोगों में नहीं पाया जाता, मतलब कि होता ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या होना, उनके जो हेयर्स हैं, ठीक है, हेयर्स कम होंगे, ठीक है, स्किन हेयर्स जो कम होंगे। और ये पता है काला गोरा, मतलब कि ये ट्रिप्सिन के एक पिगमेंट होता है मेलानिन, उसके बेस्ड पे ही हमको कलर मिलता है, जीन्स को कलर मिलता है। अगर ये नहीं होगा तो देखो ये नहीं होगा तो इससे मेलानिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, मेलानिन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा, जैसे गोरे लोग देखें तो उनके ऊपर बहुत एक वैसा रहता है कि यूवी रेस उनको हार्म कर सकती है, जिसकी वजह से उनको स्किन कैंसर हो सकता है। बट जितने काले लोग होते हैं इनमें मेलानिन क्या होता है, ज़्यादा होता है। वो क्या करता है, हमारी एक बॉडी की प्रोटेक्टिव लेयर है जो यूवी रेस की जो सनरेज होती है उसको बचाता है हमसे, ठीक है, मतलब कि हमको उससे बचाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से प्रोटेक्टिव करते हैं, हम लोग प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो काले होना कोई बुरी बात नहीं है, इट इज़ अ गुड थिंग, और हम लोग प्रोटेक्ट रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट पीपल्स, मतलब गोरे लोगों से, ठीक है। क्योंकि गोरे लोगों में मेलानिन कम होता है, जिसकी वजह से यूवी रेज उन्हें बहुत जल्दी हार्म कर जाती है, जिसकी वजह से उन्हें स्किन कैंसर होने लगता है। पर ब्लैक लोगों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। वहाँ पे ट्रिप्सिन भी आराम से होता है, वहाँ पे एंजाइम भी अच्छे से बनती है, और ये सारी प्रोसेस आराम से होती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फैलोकीटोन्यूरिया, ठीक है, फैलोकीटोन्यूरिया। इसको हम PKU से भी डिनोट करते हैं। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप मैंने इस वीडियो में जितना भी आपको समझाया है, एक लाइन बाइज लाइन, वर्ड टू वर्ड जितना भी एक्सप्लेन किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं थोड़े थोड़े वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि बच्चे आप अच्छे से समझो, ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझो टाइम दे के, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, बाद में टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। मुझे कमेंट सेशन में भी बताना कि समझ में आया, ठीक है। एंड हम अपनी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।